हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम प्रेप किट में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2। आज भी हम रखेंगे अपना एजेंडा 50 इडियम्स करने का। ओके, 50 इडियम्स का हमारा एजेंडा है आज भी। पार्ट 1 जो है वो अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मिस आउट कर रहे हो। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वोकैबुलरी के लिए ये सारे इडियम एंड फ्रेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो अभी उसे जाकर देखिए, फिर सेकंड पार्ट के साथ हम कंटिन्यू करना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2। फर्स्ट, इन कोल्ड ब्लड। तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है? डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन। तो इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड जैसे कोल्ड ब्लडेड किलर होता है ना, उससे ये सेंटेंस जो है ये डिराइव्ड है। तो मतलब कि इन अ प्लान्ड वे विदाउट पिटी और अदर इमोशन। तो मतलब कि किसी के प्रति कोई दया भावना ना रखना, ठीक है, उसको कहते हैं इन कोल्ड ब्लड। वन यंग लेडी वॉज शॉट डेड इन कोल्ड ब्लड इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। समझ आ गए? मतलब उसकी तरफ कोई दया भावना जो है वो नहीं दिखाई गई, कोल्ड ब्लड में उसे मार दिया गया। अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ कांस्टेंट और persistent cause of annoyance। थॉर्न इन द फ्लैश मतलब कि एक कांटा चुभ जाना, ठीक है, नॉट लिटरली, फिगरेटिवली। फिगरेटिवली इसका क्या मतलब होगा फिर सेंटेंस का? अ थॉर्न इन द फ्लैश मीनिंग अ कांस्टेंट और परसिस्टेंट कॉज ऑफ अनॉयंस। अगर थॉर्न हमें लग जाता है हमारे फ्लैश में, हम तंग होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत ट्रबल्ड महसूस करते हैं। उसी तरह से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई प्रोफेसर वॉज एन environmental activist when he was younger. Apparently he was quite a thorn in the oil company's sides at the time. तो एक environmentalist जो होगा वो ऑयल कंपनीज को प्रॉपरली वर्क करने से रोकेगा, बिकॉज ऑयल कंपनीज बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एमिट करती हैं। ऑल राइट, तो इसी वजह से an environmentalist is a thorn in the flesh for oil companies. To smell a rat, इसका क्या मीनिंग होता है? टू रिकॉग्नाइज समथिंग इज नॉट एज इट अपीयर्स टू बी, और समथिंग डिसऑनेस्ट इज हैपनिंग, ठीक है। मतलब कि यू कैन स्मेल समथिंग फिशी, मतलब आपको आइडिया लग गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ही इज बिन वर्किंग लेट विद हर एवरी नाइट दिस वीक, आई स्मेल अ रैट, ठीक है। मतलब कि देर इज समथिंग फिशी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, ठीक है। Harp on the same string, to dwell tediously and repeatedly upon a single subject or topic। मतलब एक ही बार को बार बार रेपिटेटिवली बोलते रहना, जिससे कि दूसरा आदमी बिल्कुल ही इरिटेट हो जाए। ओके, मतलब कि रैंट करना जिसको कहते हैं, कंप्लेंट करना कॉन्टिन्यूसली। Example, Mark is always harping on the same string about how little money he makes. I wish he would come up with something new to talk about. मार्क जो है वो जो है हमेशा अपने जॉब के बारे में ही बात करता रहता है, तो इससे सब लोग इरिटेट हो जाते हैं। ओके, तो मार्क इज ऑलवेज harping on the same string. I get it, you don't like your job. Quit harping on the same string. ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल हो गया इसका। Bury the hatchet, मतलब टू मेक पीस विद समवन, किसी से जो लड़ाई हुई है उसको सॉल्व कर लो। बरी द हैचेट, जो हो चुका उसे जाने दो। कैन यू प्लीज बरी द हैचेट एंड मेक अप विद योर सिस्टर ऑलरेडी, आई कैन टेक द कॉन्स्टेंट फाइटिंग। मतलब अपनी सिस्टर से जो लड़ाई हुई है उसको सॉल्व कर दो, बरी द हैचेट। लीव वन इन द लर्च, मतलब किसी को अबैंडन कर देना, एक बहुत ही ऑकवर्ड या डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी को छोड़कर चले जाना। Example, the manager will really leave me in the lurch if he decides to quit before this project is finished। अगर मैनेजर ने बीच में क्विट कर दिया तो मैं एक ट्रबलसम सिचुएशन में फंस जाऊंगा। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लीविंग वन इन द लर्च।
लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो अपना दिमाग लगाइए, अगर फिश को पानी से बाहर निकालेंगे, फिश की इमेज बना देते हैं, फिश को पॉन्ड से बाहर निकाल लिया तो क्या होगा, फिश जो है एक न्यू एनवायरनमेंट में आ जाएगी, तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, तो फिश बहुत हम अनकंफर्टेबल फील करेगी। ओके, बहुत ही ईजी है। व्हेन कार्ला ट्रांसफर्ड टू अ न्यू स्कूल शी वाज लाइक आउट ऑफ द वाटर बिकॉज शी डिडंट नो एनीवन देयर। ठीक है, अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट। At one's beck and call, completely compliant or obedient to another person, catering to one's every need. The phrase has a negative connotation. तो एग्जाम्पल जब दूंगा ना इसका, ये वाला जो है इसको इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, ट्रिकी, हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज अ लिटिल ट्रिकी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लो और उसके बाद फिर से मीनिंग पढ़ो। डू यू रियली थिंक आई विल डू एनीथिंग यू से? आई एम नॉट एट योर बेक एंड कॉल। ठीक है, completely compliant or obedient to another person, catering to one's every need, मतलब this person is saying कि I am not at your beck and call। ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे डिस्पोजल पर अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, इन हॉट वाटर, to be in or get into a difficult situation in which you are in danger of being criticized or punished। ठीक है, टू बी इन हॉट वाटर मतलब काफ़ी सिंपल है, सेंटेंस को पढ़कर ही आप इसका मीनिंग डिराइव कर लेंगे। ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर ओवर हिज कमेंट्स अबाउट इमिग्रेशन। तो मेरे को तो लगता है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है, तो जिस पे उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिली थी वर्ल्ड गवर्नमेंट से कि ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर ओवर हिज कमेंट्स अबाउट इमिग्रेशन। निप इन द बड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं। हॉल्ट समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, किसी चीज़ को उसकी जड़ से ही ख़त्म कर देना, बिल्कुल शुरुआत में। ठीक है, और टू थॉरली चेक समथिंग। एग्जाम्पल, बाय अरेस्टिंग ऑल द लीडर्स दे निप्ड द रिबेलियन इन द बड, मतलब कि उन्होंने सब काम के लोगों को अरेस्ट कर लिया तो रिबेलियन वहीं ख़त्म हो गया। तो इसकी ओरिजिन क्या है? ये दिस मेटाफरिक एक्सप्रेशन alluding to a spring frost that kills flower buds was first recorded in Beaumont and Fletcher play of 1606। तो जब फर्स्ट टाइम किसी भी फ्रेज का ओरिजिन होता है, धीरे धीरे जब फेमस ऑथर्स उनके बारे में लिखते हैं, तो और भी जो राइटर्स हैं उसको अडेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट टर्न्स इनटू एन इडियम। ऑलराइट, स्टिक टू वंस गन, to remain determined, resolute or steadfast in one's opinion। मतलब जो चीज़ मैंने कह दी, मेरे को सिर्फ वही ठीक लगती है, मतलब माई ओपिनियन इज माई ओपिनियन, कोई उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है, ये इसका सिंपल मीनिंग है। थोड़ा सा मैंने डिटेल्ड स्टोरी भी लिखी है कि ये कहाँ से आया है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द प्रोसिक्यूशन इज गोइंग टू ट्राई टू ट्रिप यू अप विद योर स्टेटमेंट एंड योर एलिबाई, but as long as you stick to your guns there is nothing to worry about। मतलब कि अपने प्लान के साथ स्टिक करो, अपने बिलीफ के साथ स्टिक करो, दैट मीन्स स्टिक टू one's own gun। टू ईट humble pie, टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में ये करना, कोई नहीं मानना चाहता है कि उनकी कुछ गलती थी। Example, after boasting that his company outperforms the industry's best, he has been forced to eat humble pie। मतलब कि उसे मानना पड़ गया है कि उसने ये स्टेटमेंट गलत दी थी कि उसकी कंपनी इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट कंपनी को आउट परफॉर्म कर सकती है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, फिगरेटिव है, खुद से दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, मीनिंग पढ़िए। टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, कार्ट जो है वो हॉर्स के पीछे लगाई जाती है, अगर उसे आगे लगा देंगे तो इट मीन्स थिंग्स आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। आरंट यू पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय डिसाइडिंग व्हाट टू वेयर फॉर द वेडिंग बिफोर यू हैव बीन इनवाइटेड टू इट, मतलब इनविटेशन आने से पहले ही आपने रेडी होने के लिए क्या पहनना है, व्हाट यू सपोज टू वेयर, ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया इनविटेशन आने से पहले ही। So this situation is an example of putting the cart before the horse. To call names,
मतलब किसी को अब्यूज करना, किसी को कोई मेड अप नेम से अगर बुलाया जाता है तो इट्स कॉल्ड टू कॉल नेम्स टू समवन, टू अब्यूज. She was afraid that if she wore spectacles to her school, the other kids would call her names. इसी का ही एक और पार्ट है, इन ऑल बट नेम. ठीक है, तो इसका मीनिंग जो है वो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, सब समझ आ जाएगा. इन एवरी वे एक्सेप्ट फॉर हाउ समवन और समथिंग इज नेम्ड और डिस्क्राइब्ड. ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आई शेड्यूल द रोस्टर, I order inventory and I hire new staff. I'm really the manager in all but name. मतलब मैं ये पर्सन जो है ये यूं कह रहा है कि मैं सारे वो काम करता हूँ जो एक मैनेजर करता है. ठीक है, तो बट आई एम नॉट अ मैनेजर. ठीक है, तो ही इज परफॉर्मिंग ऑल द ड्यूटीज ऑफ अ मैनेजर बट ही इज नॉट एन एक्चुअल मैनेजर. ठीक है, तो एन अ मैनेजर इन ऑल बट नेम. ठीक है, मैनेजर का बस इसको टैग नहीं मिला हुआ है. इफ यू हैव किड्स एंड अ मॉर्टगेज टुगेदर, यू आर प्रीटी मच मैरिड इन ऑल बट नेम. ठीक है, तो मोस्टली ये अमेरिकन कंट्रीज जो होती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, उनमें ऐसा होता है कि इफ यू हैव किड्स एंड यू हैव अ मॉर्टगेज ऑन द हाउस, तो ये तो फिर ये माना जाता है कि मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही होगा दैट यू आर मैरिड. ठीक है, ऑन टेंटर हुक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इडियम है. इसकी ओरिजिन आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा तो आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे. इसका मीनिंग होता है टू बी इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस और एंजाइटी. ठीक है, मतलब थोड़ा सा एंक्शस हो जाना, नर्वस हो जाना. ठीक है, वी वर ऑन टेंटर हुक्स ऑल मॉर्निंग वेटिंग फॉर द फोन टू रिंग. ठीक है, मतलब हम बहुत ही एंक्शसली वेट कर रहे थे फोन बजने का. इसका मीनिंग जो है ये कहाँ से डिराइव किया गया ये बताता हूँ. तो ये जो है ना, यहाँ पर इमेज अटैच्ड है. दिस इज अ टेंटर हुक ओवर हियर. ठीक है, तो टेंटर हुक क्या होता है? पहले के डेज में जो वुलन क्लॉथ होता था ना, वो जैसे ही बनता था तो उस टाइम वो वेट होता था. तो फिर उसको यहाँ पर ये जो हुक्स हैं, इस जगह पर और ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे हुक से ऐसे ओपन करके स्टीम के थ्रू इसको जो है वो किया जाता था, इसको ड्राई किया जाता था. ठीक है, तो टेंटर हुक्स जो है उस पे क्लॉथ जो है वो बहुत टेंस होता है, मतलब उसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर रखा होता है ताकि वो कभी फ्यूचर में श्रिंक ना हो. ठीक है, तो वहां से ये चीज डिराइव करी गई है. ठीक है, तो वेरी डीप एंड इंटरेस्टिंग ओरिजिन दिस थिंग हैज. ऑन टेंटर हुक्स, बीइंग ऑन टेंटर हुक्स. वॉश वंस डर्टी लिनन. लिनन के अलावा एक और वर्ड यहाँ पे यूज होता है, लॉन्ड्री. वॉश वंस डर्टी लॉन्ड्री. To discuss very private, personal matters, especially that which may be sensitive or embarrassing in public with other people. Example ले लेते हैं. It always makes me uncomfortable when John starts going into all his personal problems whenever our friends get together. I just wish he wouldn't wash his dirty linen in public like that. ठीक है, मतलब सब लोग उससे परेशान हो गए हैं कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब लोगों के सामने शेयर करता रहता है. टू बेल द कैट, काफी इंपॉर्टेंट और काफी मिस इंटरप्रेटेड फेज है. तो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे क्या इसका मीनिंग होता है. टू परफॉर्म अ वेरी डेंजरस और वेरी डिफिकल्ट टास्क टेकन मेटाफोरिकली फ्रॉम अ फेबल about a mouse who proposes to put a bell on a cat so as to able to hear that cat coming. तो माउस होता है इस स्टोरी में जो इसका ओरिजिन है, तो वो माउस होता है, वो इतना क्लेवर होता है कि वो वॉलंटियर करता है कैट के पास जाना और उसको कह देता है कि तुम ये बेल पहन लो. ठीक है, अब कैट जो होती है वो इतनी स्मार्ट नहीं होती है कि उसको समझ आ जाए कि बेल वो पहन लेगी तो माउस को समझ आ जाएगा जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए आ रही है. You know, because of the sound. Someone has to bell the cat and tell the commissioner that his own started the violence. ठीक है, मतलब कमिश्नर के ही किसी फैमिली मेंबर ने वायलेंस स्टार्ट करी थी, ये कमिश्नर को किसी न किसी को जाकर बताना पड़ेगा, एक एक डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा.
अ हार्ड नट टू क्रैक, वेरी इजी। खुद सोचने की कोशिश कीजिए क्या इसका मीनिंग है। हार्ड नट टू क्रैक कहते हैं एक ऐसे आदमी को हु इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। ठीक है, शी एग्जाम्पल शी इज सच अ टफ नट टू क्रैक, नोबडी सीम्स टू बी एबल टू गेट थ्रू टू हर। द गेम ऑन सैटरडे इज अगेंस्ट द करंट चैंपियंस सो इट विल बी अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है। ओके। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग टू, मतलब किसी का सीक्रेट था जो आपने गलती से किसी को बता दिया है और आपकी इंटेंशन नहीं थी कि तो आप सीक्रेट रिवील करना चाहें, बट आपको पता नहीं था कि आपको ये चीज़ किसी को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। आई वॉज ट्राइंग टू कीप द पार्टी अ सीक्रेट बट मेल वेंट एंड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब मेल जो थी उसने पार्टी के बारे में सबको बता दिया और वो पार्टी जो थी वो एक सीक्रेट पार्टी होने वाली थी। अ बिग गन, बिग गन कहते हैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन को, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन को। देयर लॉयर इज अ बिग गन फ्रॉम डिट्रॉइट commissioned a bunch of surveys to show that their products met the state standards। ठीक है, तो लॉयर जो है वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, सो ही इज अ बिग गन। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन, एक तीर से दो निशाने। टू अचीव टू रिजल्ट्स विद वन एफर्ट। ठीक है, आई किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन एंड पिक दैट इज आई पिक्ड अप द किड्स ऑन द वे टू द सुपरमार्केट, तो सुपरमार्केट भी चले गए और किड्स जो थे उनको भी स्कूल से ले लिया। टेक वन टू टास्क, मतलब किसी की क्लास लगाना। टू टू स्कोल्ड, रेप्रिमांड, लेक्चर, होल्ड समवन अकाउंटेबल फॉर समथिंग रॉन्ग और एरर दैट दे हैव कमिटेड। मॉम टुक मी टू टास्क ओवर माई टेरेबल रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, तो मम्मी ने क्लास लगा दी, तुम्हारी लेक्चर दिया तुम्हें अच्छा खासा, क्योंकि तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स बहुत खराब दिखा रहे हैं। यू डोंट हैव टू टेक एवरीवन टू टास्क who misuses the word literally। Gain ground, to move fast or work harder in order to come closer to। ठीक है, मतलब कि जल्दी मूव करना और मेहनत से मूव करना। ठीक है। शी वॉज ट्रेलिंग इन द रेस बट शी वॉज बिगिनिंग टू गेन ग्राउंड ऑन द लीडर्स, मतलब वो पीछे थी बट जब उसने एफर्ट लगाया तो शी स्टार्टेड गेनिंग ग्राउंड, मतलब वो नज़दीक आने लगी फिनिश लाइन के। द कंपनी हैज़ बीन गेनिंग ग्राउंड ऑन इट्स कॉम्पिटिटर्स, मतलब कंपनी जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स से क्लोज आती जा रही है। टू ब्लो वंस ओन, टू टॉक अबाउट वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट, मतलब अपने ही गुण गाते रहना। इन अ वे दैट शोज दैट वन इज प्राउड और टू प्राउड, मतलब कि कोई थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन जो है उसकी बात करी जा रही है। ही हैड अ वेरी सक्सेसफुल ईयर एंड हैज एवरी राइट टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। ठीक है, ब्लो वंस ओन या ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अ बॉसम फ्रेंड, ठीक है, बॉसम फ्रेंड क्या होता है, एक वेरी क्लोज फ्रेंड जो होता है उसको कहते हैं बॉसम फ्रेंड। इसके ओरिजिन की भी स्टोरी समझाऊंगा, इंटरेस्टिंग है तो ध्यान से सुनना। Every effort was made because he was his bosom friend and had been his best man at the wedding not less than 6 months before। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि कहाँ पर ये बॉसम फ्रेंड का जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो इसका ओरिजिन क्या था बॉसम फ्रेंड का, तो बॉसम एक्चुअली जो वर्ड है वो रेफर करता है चेस्ट को, और चेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये डीप इमोशंस जो है एक पर्सन के वो सिचुएटेड होते हैं। तो जैसे हिंदी में कहते हैं ना अपने सीने से लगा लेना, तो वहीं से ये बॉसम फ्रेंड जो है वो आया है, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो तुमसे इमोशनली काफी डीपली अटैच्ड हो। ओके, तो बॉसम फ्रेंड मतलब अ क्लोज फ्रेंड। A brown study, a mood in which you are very involved in your own thoughts and not paying attention to anything else। ठीक है, मतलब कि आप सिर्फ अपने थॉट्स जो हैं उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं और जहाँ पर भी आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं उन पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। आई कुड सी शी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी, मतलब थोड़े थोड़े सैड जब होते हैं
तो उस कंटेक्स्ट के लिए ब्राउन स्टडी यूज किया जाता है। ही सैंक बैक ऑन हिज पिलो एंड फेल इनटू अ ब्राउन स्टडी, मतलब वो अपने पिलो पे लेट गया और वो काफी उदास था और अपने थॉट्स में वो खो गया। ब्राउन स्टडी इज एन ओल्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन that's related to emotions and colors, ठीक है। इट सीम्स दैट ब्राउन जो है वो एक ऐसा कलर था जो पहले डाउन या सैड लोग फील करते थे, तो उसके लिए ब्राउन कलर जो है उसके थ्रू उसको एम्फेसाइज किया जाता था। जैसे आज की डेट में ब्लू कलर है, जैसे जैसे ब्लू कर्टेन्स बोलते हैं, पोएट्स होते हैं काफी सारे, तो ब्लू कर्टेन्स रिलेट्स टू अ सैड मूड और अ मेलंकोलिक मूड, ठीक है। टर्न अ डेफ ईयर, मतलब कान में जूं भी ना रेंगना, हिंदी इसकी ट्रांसलेशन जो होती है वो बता देता हूँ आपको। कान में जूं ना रेंगना इज द हिंदी ट्रांसलेशन फॉर दिस इडियम। डिसरिगार्ड और इग्नोर व्हाट वन सेज, प्लीज डू नॉट जस्ट टर्न अ डेफ ईयर टू देयर क्राइज फॉर हेल्प, मतलब ऐसे मत एक्ट करो कि आपको उनकी जो है चिल्लाने की आवाज़ ही नहीं आ रही है, उनकी मदद की पुकार आपको सुनाई नहीं दे रही है। ओके। इट वॉज टू चीप व्हेन सारा टर्न्ड अ डेफ ईयर टू आवर इंसिस्टेंस, मतलब हमने उसको किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट किया बट उसने हमारी एक नहीं सुनी। अ क्लोज शेव, मतलब बाल बाल बचाना। अ नैरो एस्केप, a situation in which you come very close to a dangerous situation. I had a close shave this morning. Some idiot almost knocked me off my bike. Okay. Turn over a new leaf to start behaving in a better way. ठीक है, जैसे न्यू ईयर आया है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम सब लेते हैं, तो वी टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ठीक है, अपेरेंटली ही इज टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड ही इज नॉट स्मोकिंग एनी मोर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। मेक अप वंस माइंड, मतलब कि डिसाइड कर लेना कि भाई मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया इस बात के लिए और दिस इज व्हाट आई थिंक। ठीक है, अपना ओपिनियन जो है वो आप आगे रख दें। मेकअप वंस माइंड। आई कैंट मेक अप माई माइंड वेयर टू टेक माई वेकेशन, कहाँ घूमने जाऊँ समझ नहीं आ रहा है। ही इज थिंकिंग अबाउट गोइंग बट ही स्टिल हैजंट मेड अप हिज माइंड अबाउट इट। ठीक है, अभी उसने डिसाइड नहीं किया है। इन द लॉन्ग रन, मतलब कि इवेंचुअली या अल्टीमेटली, इन द लॉन्ग रन यू आर गोइंग टू सक्सीड, मतलब आज मेहनत करोगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड इन द फ्यूचर। इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग रन, मतलब एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना। ओके। योर सोल्यूशन में कॉज मोर प्रॉब्लम्स ओवर द लॉन्ग रन, इस तरह से इसको यूज किया जाता है। ब्रिंग टू लाइट, मतलब कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हैं उन्हें डिस्क्लोज करना या रिवील करना सबके सामने जो पहले किसी को नहीं पता थे। ठीक है, द पुलिस ऑफिसर मेड कंप्लीट एफर्ट्स टू ब्रिंग न्यू फैक्ट्स टू लाइट, तो पुलिस ऑफिसर ने पूरे एफर्ट्स करे नए फैक्ट्स जो हैं उन्हें सबके सामने लाने की। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स टू हार्म समवन बिकॉज दे हैव हार्म्ड यू इन द पास्ट, तो मतलब ओल्ड स्कोर सेटल करना। Pay off old scores. The president used his speech to settle some old scores with his opponents. At the 11th hour, the last moment, or almost too late. ठीक है, we only received the signature at the 11th hour. An 11th hour decision by the union to call off the strike. ठीक है, तो ये दो जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। टू कट अ सॉरी फिगर, ठीक है, टू अपीयर इन अ वे और मेक एन इम्प्रेशन दैट कॉजेज वन सेल्फ टू बी रिगार्डेड अनफेवरेबली बाय अदर्स। काफी सिंपल है, पढ़ के ही समझ आ जाएगा। ठीक है, यू विल कट अ सॉरी फिगर एट द जॉब इंटरव्यू इफ यू वियर जीन्स, मतलब तुम जान के कुछ ऐसा कर रहे हो जिस वजह से लोग तुम्हें फेवर ना करें। ठीक है, टू कट अ सॉरी फिगर। with a high hand in an overbearing और domineering manner, मतलब कि dominating way में behave करना। You can't raise your kids with a high hand. You need to give them room to grow and express themselves. मतलब तुम्हें अपने बच्चों को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए, और उन्हें प्रेशराइज और डोमिनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। बर्न वंस फिंगर,
टू बियर एन अनप्लेजेंट रिजल्ट ऑफ एन एक्शन दैट हैज़ बीन टेकन इन द पास्ट, मतलब पहले किया हुआ कुछ काम जिस वजह से तुम आज सफ़र करो। यूजुअली रेफर्ड टू द लॉस ऑफ मनी। हाँ, तो मॉनेटरी टर्म्स में मोस्टली इस इडियम को यूज़ किया जाता है। द मिनिस्टर वॉज वार्न्ड नॉट टू वेंचर इन टू this sort of contract. If he wants to burn his fingers in spite of that, then he may continue. Okay, simple and easy. Burn one's finger. When the share market crashed, his fingers were burnt from all the investment that he had made. मतलब उसको एक मॉनेटरी लॉस हो गया था, ठीक है, एक्चुअली में फिंगर्स नहीं बर्न हुई। च्यू द कर्ड, तो कर्ड च्यूइंग क्या होता है? कर्ड च्यूइंग एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ होती है, तो काफ़ी सारा फूड एक बार में सॉलो कर लेती है और धीरे धीरे फिर उस फूड को स्टमक से अपने माउथ में लाकर धीरे 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 उसको जो है वो बाइट करती है और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर लेती है। तो चू द कर्ड कहते हैं इस ऐसी उस सिचुएशन को, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका ओरिजिन हुआ है। तो इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग। टू च्यू द कर्ड मतलब एक चीज के बारे में बार 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 सोचते रहना, बहुत डीप थिंकिंग में चले जाना किसी चीज के बारे में। ही सैट फॉर अ मोमेंट चूइंग द कर्ड बिफोर ही स्पोक, ठीक है। तो ये किसी वाइज पर्सन के बारे में बात हो रही है प्रोबेबली, क्योंकि वाइज लोग हमेशा बोलने से पहले सोचते हैं। प्ले सेकंड फिडल, टू बी लेस इम्पोर्टेंट और इन अ वीकर पोजिशन देन समवन, ठीक है। मतलब आप किसी दूसरे पर्सन के मुकाबले आपको लेस इम्पोर्टेंस दी जा रही है। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू प्ले सेकंड फिडल टू क्रिस्टीना एनी मोर, आई एम लुकिंग फॉर अनदर जॉब। तो क्रिस्टीना प्रॉबेबली जो है या तो उसकी कलीग है या उसकी सीनियर है, तो जहाँ पर उसको उसको जो है क्रिस्टीना को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो दिस पर्सन हु इज टॉकिंग, she is not ready to play second fiddle. Above board, if a plan or business agreement is above board, it is honest and not trying to deceive anyone, ठीक है। तो मतलब कि ट्रू एंड फेयर जो है एक डील आपको ऑफर करी जा रही है। द डील वॉज completely ओपन एंड above बोर्ड, ठीक है। मतलब बिल्कुल ट्रू और ऑनेस्ट है और कोई आपको डिसीव करने की ट्राई नहीं कर रहा है, जो कि रियल लाइफ में बहुत कम होता है। थ्रू थिक एंड थिन, वेरी सिंपल वेरी इजी, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। शी हैज़ स्टक विद मी थ्रू थिक एंड थिन, मतलब कि वो मेरे साथ मुश्किल सिचुएशंस में भी रही और आसान सिचुएशंस में भी रही। इफ़ यू सपोर्ट और स्टे विद समवन थ्रू थिक एंड थिन, यू ऑलवेज support or stay with them even if there are problems or difficulties. Put a spoke in one's wheel, ठीक है, मतलब कि किसी के plans जो हैं उन्हें खराब कर देना। I had everything in line for the party, but having the caterer cancel on me the last minute really put a spoke in the wheel. तो caterer ने last minute पे meeting cancel कर दी, तो ये ऐसी situation बन गई to poke a spoke to to put a spoke in my wheel. At sixes and sevens, in a confused, badly organized, or difficult situation. We have been at sixes and sevens in the office this week. ठीक है, मतलब कि confused हैं बहुत बहुत, मतलब organized और structured way में काम नहीं हो रहा है। An old dice game where throwing on a six or seven meant risking one's entire fortune. तो वहाँ से इसका origin हुआ है कि पहले एक गेम खेला जाता था जिसमें सिक्स या सेवन अगर आपका नंबर टोटल ऐड हो रहा है, उसके बाद आप डाइस थ्रो करते हैं तो आपके जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मतलब कि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है उसको बेट करके हार रहे हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन में होता है, बैडली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन होती है एक। अल्फा एंड ओमेगा, ठीक है, द बिगिनिंग एंड द एंड, ये इसका एक बिब्लिकल जो है वहाँ से रेफरेंस है। तो जैसे हमारे हिंदी हिंदी लिटरेचर जो है उसमें भी कहा जाता है ना आदि और अंत, तो गॉड को रेफर करते हैं। तो गॉड सेज आई एम द अल्फा एंड आई एम द ओमेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू डू वेल इन द एग्जाम,
You need to know the alpha and the omega of the textbook. मतलब बुक का स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पढ़ा होना चाहिए, A to Z. At sea, someone who is at sea is completely lost और डीपली कंफ्यूज। तो पहले के टाइम में जैसे नेविगेशन जब बहुत अच्छी नहीं होती थी, वहां से इसका ओरिजिन है। तो बीइंग एट सी मेंट के या तो आप लॉस्ट हो चुके हो या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। If you suspected that your state government was at sea, you would have a sinking feeling that no one in state house knew what they were doing। ठीक है, मतलब everybody in the state government was at sea, सब लोग confused थे। By leaps and bounds, simple meaning, very quickly, the company is growing by leaps and bounds this year। मतलब कंपनी जो है बहुत ही रैपिड स्पीड से ग्रो कर रही है। To burn one's bridges or boats, ठीक है, literally to destroy a bridge or path behind oneself so that the other people cannot follow। ठीक है, मतलब कि एक मिलिट्री टैक्टिक होती थी पहले के दिनों में कि अगर एक सोल्जर को दूसरी ओपोनेंट कंट्री जो है उसके सोल्जर्स फॉलो कर रहे हैं, तो वो अपने पीछे जो है ब्रिज को या बोट से अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको बर्न कर देता था। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये सेंटेंस डिराइव किया गया है। She is young, so I don't think she realizes that she will be burning her bridges if she goes to work with their competitor। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एक और इसका मीनिंग होता है, सेकंड मीनिंग भी देख लेते हैं। टू डू समथिंग दैट कैन नॉट बी इजीली अनडन और रिवर्स्ड इन द फ्यूचर। ठीक है, तो दोनों मीनिंग्स जो हैं इसके काफ़ी रिलेटेड है। ध्यान से आप मीनिंग्स जो हैं उनको एक एक बार और पढ़िए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो दोनों मीनिंग्स के साथ एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर अटैच्ड है। पीपीटी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच मिलेगी, उसे एग्जाम से पहले ज़रूर रिवाइज करेंगे। टू बीट अबाउट द बुश, टॉक इररेलेवेंटली। ठीक है, मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी आपको आप बार बार बोलते रहें, तो उसको कहते हैं सिचुएशन को टू बीट अबाउट द बुश, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो काम की बात जो है उसके बारे में नहीं बात करेंगे। ठीक है, बट इधर उधर की आलतू फालतू की बातें कोई आदमी करता है तो ही इज बीटिंग अबाउट द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश, गेट टू द पॉइंट। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, सोचने की कोशिश करेंगे क्या इसका पॉसिबल मीनिंग हो सकता है। एग्जॉस्ट समवंस एनर्जीज, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देना। तो एक कैंडल जो है उसको आप दोनों तरफ से बर्न करेंगे अगर, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी। जैसे दिस, इमेजिन दिस इज अ कैंडल लाइंग फ्लैट, ठीक है, एंड यू बर्न इट एट बोथ एंड्स, तो ये बहुत जल्दी जो है कैंडल ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर आप दिन रात काम करेंगे और हेक्टिक लाइफ जिएंगे तो यू आर ऑल्सो गोना बी एग्जॉस्टेड। तो सिंस स्टार्टिंग माई न्यू जॉब आई हैव बीन बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड्स। ठीक है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक शेड्यूल है उसे फॉलो कर रहा हूँ। अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका सिंपल मीनिंग है द सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, द सब्जेक्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। आफ्टर माई ग्रैंड फादर डाइड हिज विल वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन इन द फैमिली। मतलब जो वसीयत थी उनके ग्रैंडफादर की, उसको लेकर फैमिली में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होते थे जो कि नहीं होने चाहिए। The fact that Peter did not go to medical school is a bone of contention between him and his father। तो उसके पीटर के जो डैड हैं वो इस बात से नाराज़ रहते हैं कि he didn't go to the medical school। ओके, तो आपको पता भी नहीं चला होगा आज का हमारा 100 idioms का टॉपिक जो है वो हो चुका है कंप्लीट। अमेजिंग। ठीक है, तो प्लीज़ फाइंड द पीपीटी अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। डिस्क्रिप्शन में पीपीटी जो है ये आपको अटैच मिलेगी। फिर से एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, सारे इडियम्स का एक एक सेंटेंस का एग्जाम्पल खुद बनाने की कोशिश करेंगे, तभी क्लैरिटी होगी, तभी एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे साथ अभी तक वीडियो में जुड़े हुए थे तो मैं अज्यूम करूँगा कि आपने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है।
और आप कुछ भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है एग्ज़ाम प्रेप किट, इसको ज़रूर विज़िट करें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप कोई भी नई नॉलेज या कोई भी नए टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन।